हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का भी तैयारी जम के चल रहा होगा 10th का। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चैप्टर 1 का जो मैथ का है। तो यूनिट 1 वास्तविक संख्या है जिसको रियल नंबर बोलते हैं, इसका हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? आप लोग बचपन से गिनती सीखते आए हैं ना, तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं ना, यानी कि एक से स्टार्ट होने वाला और अनंत तक जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है पूर्ण संख्या। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या था, एक से स्टार्ट, और पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट 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 अनंत तक जाने वाला जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूजन में अगर पूछ देगा, जैसे कि एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो कमेंट में जरूर बतलाएं कि होता है कि नहीं होता है। और अगर पूछ देगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, जस्ट ऑपोजिट, सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो पूर्ण संख्या एक से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो बोले थे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हो रहा है, तो पूर्ण संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ये क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं बिना देर किए हुए। लाइट चला गया है, तो थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम जानते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या क्या है? आप लोग दो जान रहे हैं, दो ना, तो दो सम संख्या दो से स्टार्ट होता है, और दो का जो जितने भी पहाड़ा में आता है अनंत तक आएगा वही हो जाएगा सम संख्या। 2 4 6 8 10 10 डॉट 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 आप 1008 या 108 कुछ भी लिखिए। यानी कि यहाँ पर इकाई अंक में सम संख्या में हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी संख्या का इकाई अंक में यही रह जाए, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो। लेकिन यहाँ पर दो संख्या से ज्यादा, दो या दो संख्या से ज्यादा, जैसे कि 10 आ जाएगा तो जीरो आ रहा है ना, तो इकाई अंक में 2 4 6 8 या जीरो रहेगा, तो उस संख्या को हम क्या कर सकते हैं? सम संख्या कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम देखते हैं विषम संख्या। इसी से जस्ट अपोजिट है विषम संख्या, जो दो का पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरह से। इसमें भी देखेंगे कि कोई भी संख्या का इकाई अंक में हम देखेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, इतना संख्या अगर रहे तो हम क्या कहेंगे? वह संख्या क्या है? विषम संख्या है। क्लियर हो गया? और नंबर। चलिए अब हम आगे देखते हैं भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। आप लोग बहुत सारे नंबर को डिवाइड करके देखे होंगे, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। तो आप लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किए होंगे, यानी कि वैसा संख्या जो दो या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दो से ज्यादा संख्या से भाग जाए। जैसे कि 4 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और खुद 4 से, यानी कि 3 गो संख्या से भाग जा रहा है। तो 3 या 3 से ज्यादा संख्या से अगर भाग जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 9, ये तो हम देख रहे हैं एक विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 9 किससे किससे भाग जाता है? 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और खुद 9 से जा रहा है, तो 3 संख्या से भाग गया, इसीलिए ये भी क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। अब बोलिए कि सर 15 भाज्य है या अभाज्य? तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से, 3 से, 5 से और खुद 15 से भाग जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब उसी को नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप लोग, तो कौन कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह से डॉट 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 अब 100 तक आ जाएंगे। तो 100 तक कितना हो जाएगा? आई थिंक 100 तक में कितना है, हमको लग रहा है 25 गो है। और 1 से 50 के बीच में कितना है उसको कमेंट में आप लोग जरूर बतलाइएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो आप लोग नोट भी करते जा रहे होंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये दोनों क्लियर हो गया। इसमें क्या बतलाए थे? 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। दूसरा हम क्या बोले थे? 1 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? कमेंट में बतलाने बोले थे ना, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो ये कितना है? 15 है, याद रखिएगा। 1 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? तो 15। और 50 से 100 के बीच में कितना है? तो क्या बोलिएगा? 25 में 15 माइनस कीजिए तो कितना बचा? 10, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब कौन कौन सा है उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हम लोग को रिवीजन करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लिख कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। वैसा संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां जहां क्या देखेंगे यहाँ पर? जहां P बराबर 0 तो हो सकता है, या फिर यहाँ पर जहां Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोले सर क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1, यानी कि Q बराबर कितना हो जा रहा है? 1 आ जा रहा है, यानी Q के बराबर 0 नहीं है। P के बराबर 0 है तो चलेगा, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वैसा संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में जो भी संख्या को लिखा जाए उसको परिमेय संख्या। अब एक आ जाएगा क्वेश्चन कि पाई और 22/7 ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पाई को हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे? अपरिमेय संख्या। और 22/7 तो यहाँ पर देखिए P/Q के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में जान सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे इसका जैसे में लिख सकते हैं √2, √3, कोई भी रूट वाला संख्या अगर रह जाए, लेकिन √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? √4 का वैल्यू क्या रहता है? 2। ऐसा संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। ऐसा गलती मत कीजिएगा। वहां पर इसको हम लोग हल करके भी कर सकते हैं, इसीलिए। लेकिन जिसका हम लोग देखते हैं पूर्ण स्क्वायर नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और उसके साथ साथ पाई हो गया, इस तरह का और भी कुछ नोटेशन रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसका कुछ और। तो चलिए आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम देखते हैं क्या है यहाँ पर एल्गोरिदम। ये क्या बोला है? हम लोग जो विभाजन सूत्र देखे थे A इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे BQ प्लस R, ठीक है, ये पढ़े हैं। जहां पर हम देखेंगे कि आप लोग भाग दिए होंगे, जहां पर यहाँ पर क्या बतलाए अभी कि जहां A बराबर BQ प्लस R, ये विभाजन सूत्र आप लोग भाग देते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखे होंगे। तो यहाँ पर क्या है? 0 जो है हमेशा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा R का, और R जो है हमेशा B से छोटा रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 से कोई भी संख्या 5 को भाग देते हैं, ठीक है। तो इसमें भाग दे रहे हैं तो कितने बार में जा रहा है? 2 बार में। 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए R, यहाँ पर देखते हैं अगर ये तो रिमाइंडर है ना, और ये भाजक है, और ये भाज्य, और ये भागफल। तो हम लोग देखते हैं इसको Q से नोटेट करते हैं, इसको A से नोटेट करते हैं, और इसको B से नोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए ये संख्या B जो है हमेशा R से क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए।
अगर r बड़ा रहेगा तो और एक बार चला जाता है ना, इसीलिए r जो है b से हमेशा छोटा रहता है। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये क्या देता है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करते हैं इससे। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक का हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। ये क्लियर हो गया यूक्लिड का। थोड़ा सा आगे हम जान लेते हैं, आपका भाग जो देते हैं, तो भाग देते हैं इसमें दो चीजें हैं, एक शांत और एक अशांत। ठीक है, एक हो जाता है, डिवाइड देते हैं तो अंत हो जाता है, तो उसको शांत कहेंगे। और जो डिवाइड देते हैं जो अंत नहीं होता है, जैसे कि मान के चलिए 1.235 हो, कुछ भी आ जाए, यानी कि ये और भी आगे संख्या चला जाएगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, या फिर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। यहाँ पर ये दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, और एक दूसरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि अगर कोई भी संख्या अगर दिए तो 1.33333 या कुछ भी इस तरह से 33 आता है ना, तो 1.3 जो रिपीट हो रहा है उस पर ऐसे बार कर देते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम अब देखते हैं इसका जितना भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है उसको एक एक करके हम लोग, और फिर नेक्स्ट आगे में देखेंगे। समाप्त हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और आप लोग मेरे साथ में, जो अगर बनाने सक रहे हैं तो मेरे साथ में बनाते चलिए, जो नहीं जान रहे हैं वो बना रहे हैं उसको देख के और बनाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन MCQ वाला बोले थे ना, MCQ 50 को करना है, तो अभी 5 गो का लिस्ट बनाते जा रहे हैं, ताकि उसका सॉल्यूशन करने में हम लोग को ईजी होगा। 135 और 225 का HCF क्या होगा। ऑप्शन दे दिया गया है 4 को, इस 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको देखते हैं। तो 135 और 225, अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग उपयोग करेंगे, तो 135 225 भाग दीजिए, कितने बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है, तो 135 माइनस करेंगे 0, 12 में 3 कितना गया 9, ये गया 90 बचा 135, फिर से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में, एक बार में, 90 माइनस करेंगे कितना बच रहा है 5, इसमें 4, 45 को 90 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 45 पर 90 होता है, ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। जिसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 होगा, जो संख्या से भाग दे रहे हैं वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्लियर है, ऑप्शन में कहीं 45 है ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं हम लोग। 2 में क्या होता है, 6 और 20 का LCM क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 40, 10, 20 या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को ये पता रहेगा तो तुरंत आप लोग कर सकते हैं, और अगर निकालना है तो 6 और 20 को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। कितने बार में जा रहे हैं, 2 से, 2 तिया 6, 10 दूना 20, और क्या दोनों संख्या जा रहा है, नहीं जा रहा, गुना कर दीजिए, 10 तिया 30 दूना 60, क्या 60 है ऑप्शन में, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 96 और 404 का HCF, 96 और 404 का HCF क्या होगा। आप लोग इसको निकाल के देखिएगा, 96 भागा 404, जल्दी से निकालिए।
और इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 96 है, यानी कि 100 का करीब है। आप लोगों को डिवाइड देने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 96 100 के करीब है। 400 है तो 4 बार में जाना चाहिए। 4 से इसको गुना कीजिए, 4 6 24 के 4, 4 9 36 और 2 38। माइनस करेंगे 0, 10 में 8 कितना गया 2, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है 96 डिवाइड लीजिए 20 से, 20 चौके 80, माइनस करेंगे कितना बचेगा तो 6 16 फिर 20, यानी कि एक बार में 16 4, 16 से भाग देंगे 4 जो कि 16, यानी कि HCF कितना है 4 आ गया। जिससे पूरा पूरी भाग गया वही हो जाएगा HCF। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड है, कौन सा है, ऑप्शन में दे दिए है इतना सारे 4 गो। हम लोग को अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो अभाज्य संख्या बतलाया था आप लोगों को। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो क्या है केवल एक और खुद से जाता है वैसे संख्या से इसको डिवाइड करना है। 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो किस से जा रहा है, सबसे छोटा संख्या 2 से जाएगा 60 बार में, फिर 2 से कितना बार में 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 2 3 से जा रहा है 3 5 15, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 नहीं है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 नहीं है, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5, यानी कि ऑप्शन बी। एकदम जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इसी तरह से 140 का कर लीजिए। ठीक है, 140 लिखे तो 2 से किए कितना आया, यहाँ पर 70 आ गया, 70 आया, फिर 2 से जा रहा है कितना बार में आया 35 आया, फिर 2 से नहीं तो जा रहा है 2 से, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से सीधे जा रहा है, 5 से 35, 7 एक अभाज्य संख्या है, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। कोई डाउट नहीं है, जल्दी से इसको पॉज करके लिखिए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान निकालना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसका मान 200 होगा, 210 होगा, 216 या 220 क्या होगा। तो इसको आप लोग पेयर में गुना कीजिए, इसको अलग अलग गुना कर लीजिए। जल्दी से गुना कीजिएगा तो कैसे होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो गया। अब 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27, यानी कि 8 गुना 27 कर दीजिए, कितना हो जाएगा उसको जल्दी से आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 8 6 8 7 56, लास्ट में 6 आ रहा है, कोई ऑप्शन में 6 है सी, गुना कीजिएगा 216 हो। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। विषम संख्या, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक, एक m एक पूर्णांक है, जैसे कि m इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। ठीक है, या फिर m इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, और भी आगे। तो इसमें विषम संख्या का रूप क्या होगा, अगर हम लोग एक को फर्स्ट वाला फॉर्म में एक ही रहने देते हैं तो क्या ये सेटिस्फाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक सम संख्या हो जा रहा है, नहीं होगा। दूसरा नंबर में m+1, अगर 3 + 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 हो जाता है, जो कि एक सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। 2m देते हैं, जैसे कि 2 गुना 1, इसको कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 गुना 2 तो 6 आ जा रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग का ऑप्शन जो है डी, ये सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2m+1 करते हैं कोई भी संख्या में, आप 3 गुना 2 + 1 कीजिए तो विषम संख्या आएगा, 3 दूना 6 और 1 7, और भी ले लीजिए 5 गुना 10 + 1 11 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का प्रत्येक विषम संख्या का जो रूप होता है 2m+1 होगा। ठीक है, और सम संख्या का फॉर्म क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। क्लियर है,
इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, उसमें प्रूफ करने के लिए देगा। ये विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू से ही प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, 306 और 657 का HCF 9 है, ठीक है, 9 है, तो एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला नहीं बतलाए हैं, आप लोगों को पता है तो निकाल सकते हैं जल्दी से। तो हम लोग कोई भी संख्या ए और मान के चलिए कोई भी संख्या ए और बी है, ए और बी का गुणनखंड और उसके बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है। यानी कि ये दोनों एलसीएम गुना HCF बराबर जो संख्या रहेगा, कोई भी संख्या उससे गुना करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657। तो चलिए देखते हैं 306 और 657। इसका HCF क्या दिया है 9, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू दिस। अब इसको काटिए, 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36, 34 गुना 657 कीजिए तो कितना आता है, आई होप लगभग 22338 आएगा। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। मल्टीप्लाई कीजिएगा जल्दी से तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो देख लीजिएगा, इनमें से कोई भी नहीं है, एक तो ये होगा, एक तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 9 नंबर में देख लेते हैं, ए और बी का एलसीएम सी है, ए और बी का एलसीएम क्या है, सी है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। अभी एचसीएफ पूछा है, यही चीज आप लोगों का दे दिए हैं, ए और बी का एलसीएम सी है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि ए गुना बी बटा सी बराबर HCF होगा। तो है कहीं पर, है, हाँ है, ऑप्शन डी में है, ये हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 45 और 160 का HCF क्या होगा। तो 45 और 160, 45 का पहाड़ा आता है, 45 गुना 90, 45 किया 4 चौके 16, 4 बार में नहीं होगा, 3 बार में जाएगा, 3 पच्चीस 15, 3 चौके 12 और 1 13, माइनस करेंगे 5, 5 में 3 2, 25, 45, एक बार में गया 25, माइनस करेंगे तो 15 बचा, फिर से भागा दे देंगे 25 को, यानी कि लगभग आ रहा है 5, 5 है क्या, 5 दिया 15, कहीं कि इसमें देखेंगे ये बचेगा 10, 10 से फिर 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बतलाइएगा और इसी तरह से कंप्लीट करते चलेंगे। 10 तक हो गया और आगे हम लोग का बाकी है बहुत, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए 11वां प्रश्न की ओर आगे आते हैं हम लोग। तो 11वें नंबर में क्या बोलता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक इनमें से किसका रूप है, ठीक है। धनात्मक सम विषम पहले बतला दिए हैं, तो देखते हैं 6q + 1 ये धनात्मक सम पूर्णांक है, नहीं है, +1 हुआ नहीं है, +2 हुआ ये तो है, +3 नहीं है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया सम पूर्णांक। क्योंकि 6 से मान के चलिए एक कोई एक धनात्मक पूर्णांक 1 ले लिए, +2 करेंगे तो 6 और 2 8 हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 भी रखेंगे, 6 3 18 और 2 कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है, यानी कि सम पूर्णांक आ रहा है। अगर 1 करते हैं तो नहीं आएगा, 19 ही हो जा रहा है, 3 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सम पूर्णांक का फॉर्म क्या होगा, 6q + 2 हो जाएगा। इसी जगह क्या बोल दे रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक का इनमें से किसका रूप है, तो 1 2 3 तीनों का रूप हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आप लोग और समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या लिखते थे, BQ + R, जहां पर ये क्या क्या लिखते थे, 0 ≤ R या R, और R किससे छोटा होता था, B से। यानी कि देखेंगे रिमाइंडर जो है
6 से हमेशा छोटा रहेगा, 6 है तो b से हमेशा छोटा कौन कौन आएगा, 5, 4, 3, 2 और 1, ये चीज आएगा। और इसमें से देख रहे हैं क्या कि विषम पूर्णांक पूछेगा तो 1, 2, 3 आ जाएगा, और सम पूर्णांक पूछेगा तो 2 और 4 केवल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर रहता 6q प्लस 4 भी रहता तो ये भी क्या हो जाता, सम पूर्णांक होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 निम्न में से क्या है, क्या है, सम है, विषम है, या परिमेय या अपरिमेय। अब यही बतलाए, इसी का फॉर्म में देख लीजिए। यहाँ पर b की जगह 4 रखिए, r की जगह रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर एक क्या आ जा रहा है, विषम पूर्णांक आ जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को बस थोड़ा बहुत घुमा दिया है और कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत ही मजा आएगा एग्जाम टेस्ट देने के लिए। बोलिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है और पूरा सही मार के ही आइएगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो जम के लाइक जरूर कीजिए मेरा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से वो सब भी अच्छा से तैयारी कर सकें। और अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, कहे कि मेहनत से बना रहे हैं, मेहनत पानी में नहीं जाना चाहिए। 13 नंबर देखते हैं। तो धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से कौन सा है, सम पूर्णांक बोला है ना, सम +2, 3 या फिर 2q का फॉर्म भी देखे थे। ये तो नहीं होगा, विषम हो गया, ये भी नहीं होगा, विषम हो गया, ये भी नहीं विषम, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, देख के ही बतला सकते हैं आप। बस ये वाला जो है ना फॉर्म, अगर यहाँ पर b की जगह मान ले 2q प्लस 1 रखे तो विषम हो गया। अब यहाँ पर 2 से छोटा होना चाहिए, 1 और 0 ही हो रहा है, 2q का फॉर्म यानी कि सम हो जा रहा है, 1 हो रहा है तो विषम हो रहा है। अगर 4 रखते हैं तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। और सम में क्या आएगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 4 तो नहीं होगा, बस यही दो रहेगा। ठीक है, 4q और 4q प्लस 2 तो ही रहेगा, ये हो जाएगा सम का हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसको तो आप लोग सॉल्व करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए और उसको रिवाइज करके और ऑप्शन टिक मारते जाइए ताकि इजी पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये तो बहुत देखे हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं सह अभाज्य संख्या का HCF, यानी कि अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, तो एक साथ जो भी सह अभाज्य संख्या आता है इसके HCF क्या होता है, HCF क्या होगा इसका, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ओनली 1 होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो इतना दूर तक क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं, जल्दी से नोट करें, बहुत टाइम लग जा रहा है। तो 50 नहीं करते हैं, जितना हो सके जितना हम कर सकते हैं, 30 से 30 तक जाने का, 40 तक जाने का कोशिश जरूर करेंगे। तो 15 तक हुआ है, जल्दी से नोट करें, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं 16 नंबर में क्या बोलता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 225 है और इसका मसर 5 है तो एलसीएम या लसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बतलाए थे, इससे पहले दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लसर और मसर का गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 5 दिया है, यानी कि 2, 2, 5 भागा 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा 5 का 5 सॉरी 5 चौके 20, 5 पचे 25, 45 है। ये क्लियर हो गया। 17 नंबर देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, एचसीएफ 19 है, तो एलसीएम क्या होगा, इसको जरूर बना के और बतलाइएगा। 18 नंबर हम देखते हैं, यदि px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्यक क्या होगा। यहाँ पर एक गुणनखंड x + 1 है, यानी x + 1
एक गुणनखंड है बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर यहाँ है कि x से x -1 होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा। तीनों किससे भागा जाता है, ये तो इजी है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं 3, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा। 3, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 3 का पहाड़ा में भी आता है 12, 6 का पहाड़ा में भी 12 आता है, और 12 का पहाड़ा में भी 12 आता है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 कहीं है, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना तक कोई डाउट है किसी का, नहीं है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय ये सब बतला दिए हैं, तो इसमें से कौन परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय, रूट भी रहता है वो भी अपरिमेय। यहाँ पर देखिए q के बराबर 0 है, तो ये भी अपरिमेय, परिमेय संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। 22 नंबर में देखते हैं निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, यहाँ पर 3 को 3/1 लिख सकते हैं, q के बराबर 0 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर q के बराबर 0 नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर देखिए √3 जो है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर √3 एक अपरिमेय, तो ये भी पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 23 में देखेंगे निम्न में से किसका दशमलव शांत है। शांत, दशमलव शांत अशांत कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर रहेगा यानी कि हर में रहेगा, इसका कोई भी एक फैक्टर 2 या फिर 2 या 5 या दोनों रह जाए तो क्या वो संख्या क्या होगा, शांत होगा, कहीं पे जाके वो एंड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखिए क्या है, 2 आ रहा है, तो ये भी शांत हो गया। 3 है अशांत, ये अशांत, नन ऑफ दीज, शांत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर में देखते हैं निम्न में से किसका दशमलव अशांत है। अशांत, अब यहाँ पर फैक्टर इसी तरह से 50 का फैक्टर कीजिए तो 5 आ रहा है, 43 243 का, इसमें 5 और 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका, ठीक है। पाई है एक क्या है, पाई एक सम संख्या है, विषम संख्या, परिमेय या अपरिमेय, कौन सा संख्या है जल्दी से बतलाइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब कितना इजी से हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं 26 नंबर, π/3 है, π/3, 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 पाई आ गया तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ चुके होंगे आप लोग 9 क्लास में ही, a का पावर m गुना a का पावर n। अगर बेस सेम हो, आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, बतलाए थे, तो जुड़ता है, तो यहाँ पर a का पावर m प्लस n कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आंसर सही। 28 नंबर देखेंगे डिवाइड में है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, बेस वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी का पावर, कोई भी संख्या का पावर 0 रहता है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर है। आगे हम देखते हैं इसका भी वैल्यू 1 हुआ और इसका वैल्यू 1 हुआ, यानी कि 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। 30 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो जल्दी से इसको आप लोग भी कंप्लीट कीजिए, फिर आगे देख लेते हैं और 10 क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए ना ऑप्शन नहीं देंगे, इसको आप लोग होमवर्क में पूरा अच्छे से बना के लाइएगा। इसके आंसर क्या होगा उसको कमेंट में एक एक करके बता दीजिएगा, और उम्मीद है सबसे बनेगा ही बनेगा, कुछ अगर नया होगा तो उसको हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 31 नंबर में 150 और 180 का मासा यानी कि HCF निकालना है, निकल जाएगा। 290 का अभाज्य गुणनखंड 290 का, इस तरह से करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या का से करते करते उसको पूरा तोड़ते आइएगा। ए और बी अभाज्य संख्या है, कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या, तो उसका लसा क्या होगा, एलसीएम। अगर कोई दोनों अभाज्य संख्या रहता है तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा,
ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या का लसक क्या होता है, उसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, 0.4 का परिमेय रूप, और इसी तरह से और बहुत सारा भी रह सकता है, और भी इसमें नंबर दे सकता है। तो परिमेय रूप में इसको डेसिमल को हम लोग कैसे रेशनल फॉर्म में बदलते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितना भी नंबर रहेगा उतना नीचे 0 डाल देते हैं हर में, ये कोई डाउट नहीं रहेगा। 34 देखते हैं, दो संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग इसको नीचे क्लास में देखे थे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितना होती है, तो बहुत ही अनंत तक होता है, क्योंकि काउंटिंग हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो डेसिमल के बाद में कोई भी चीज को हम लोग तोड़ते हैं तो एक परमाणु का रूप में देखते हैं, अणु परमाणु आप लोग पढ़े हैं, तो एक कोई भी चीज को तोड़ते हैं तो उसको इतना छोटा छोटा में कि लाखों करोड़ों अरबों, उसकी गिनती कहीं किया नहीं जा सकता है, इसलिए अनंत हो जाएगा इसका। ठीक है, 35 सबसे छोटा अभाज्य संख्या। इधर का जितना भी देखिए आप लोगों का पूरा इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितना है, 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 1 अंकों का अभाज्य संख्या कितनी है, 1 अंक का अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 4 है। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो आप लोग का मैट्रिक का तैयारी करना है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी तरह का और वीडियो लाते रहेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, और एक लाइक जरूर बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।